जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इस ग्रंथ को राजा भोज ने लगभग 10वीं शताब्दी में लिखा है। राजा भोज धारा नगरी, इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर, वहाँ के राजा हुए हैं और उन्होंने विभिन्न विषयों पर ग्रंथों की रचना की। और ये सम्रांगण सूत्रधार अपने पास उपलब्ध है। जो भी इसको परचेस करना चाहें, खरीदना चाहें, पीडीएफ में भी अवेलेबल है और प्रिंट आउट के रूप में भी उपलब्ध है। तो जैसी इच्छा हो अपन उसको देख समझ सकते हैं। तो 8वें अध्याय में भूमि परीक्षा में अभी तक अपन ने 16 प्रकार की भूमियां देखी और 3 मुख्य देखी। देश कहते थे उसको, जांगल, अनूप और साधारण। जांगल के 16 भेद देखे, अनूप के 16 भेद देखे और साधारण के भी 16 भेद देखे। इस प्रकार कुल 48 टाइप्स की जो लैंड है, सॉइल है, स्थान है, देश है, उसको देखा समझा जाना। अब कहते हैं कि ग्राम, खेतपुर आदि के लिए जो ऑस्पिशियस लैंड है, उचित भूमि है, उसका वर्णन करते हैं। कहीं टाउन प्लानिंग करना हो तो कैसी भूमि पर टाउन प्लानिंग करना चाहिए, अब उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जो भूमियाँ धातुओं के कंपन से सुशोभित हो, जहाँ कुंज, झाड़ियाँ, लता वृक्ष आदि हो, उससे वो आवृत हो, ढकी हुई हो, बड़ी बड़ी शिलाओं वाले पर्वतों से घिरी हुई हो, जहाँ तीर्थ के अवतार, नहाने योग सुंदर मीठे जल की नदियाँ हों, अधिक पाई जाती हों, जिन नदियों के किनारे चित्र विचित्र वृक्ष सुशोभित हों, जिन भूमियों के वनों में कोयल के मधुर ध्वनि आवाज़ गूंज रही हो, जहाँ पर मधुमत्त भंवरे गुंजार कर रहे हों, जो भूमि चित्र विचित्र फूल और फलों से भरी हुई हो, इस प्रकार के वन से सुशोभित हो, अर्थात जो भूमि बहुत अच्छी है, वहाँ फर्टिलिटी बहुत है, पक्षी भी आते हैं, वेजिटेशन है, बहुत सारे पौधे हैं, ऐसी भूमि शुभ बताई। जिस देश में पानी का आधिक्य हो, भरे पूरे तालाब हों, प्राकृतिक गुफाएं हों, जलागार हों, कमलों पर भंवरों की श्रेणियाँ गुंजार करती हो, जो बराबर सुगंध, सुशील, शीतल, न टूटने वाले और संपूर्ण सीमा में धान्य को उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से ढकी हो, अर्थात फर्टाइल हो, जहाँ कांटे वाले वृक्ष ना हो, पत्थर और दीमक पृथ्वी के अंदर ये जो अपन खुदाई करें तो वो ना हो, जहाँ बहुत मात्रा में धान्य हो, ईंधन हो, प्रॉपर डिवाइडेड हो, विभक्त क्षेत्र हो, चारागाह हो पशुओं के लिए, घास और समुद्र के बीच में मीठे और शीतल जल हो, ऐसी भूमि खेत के लिए, ग्राम के लिए, पुर के लिए, नगर के लिए शुभ बताई गई, उत्तम बताई गई। जो भूमि दुष्टों के द्वारा सताई नहीं जाती, जहाँ पर अनेक प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जहाँ भय ना हो, व्याकुलता ना हो, जहाँ मन रमता हो, मन रमंती, रमयंती, ऐसा शब्द का प्रयोग किया, मन लगता हो, ऐसी भूमि बहुत शुभ गई है। इस प्रकार के गुणों से युक्त भूमि पर जनपद, खेत, ग्राम, पुर आदि का विनिवेश करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब किले के लिए उपयुक्त भूमि का वर्णन करते हैं। देखो, जैसा अपना प्रयोजन है उसके अनुसार भूमि का चयन करना है। अब किला जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया कि शत्रु कभी आक्रमण करे तो किस प्रकार से जो नगरवासी हों वो सुरक्षित रह सके, तो उसके लिए वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 36, अध्याय 8। अब किले के लिए उचित प्रकार की भूमि का वर्णन करते हैं। किले के लिए 4 प्रकार की भूमि
उत्तम बताई गई है। पर्वत, वन, जल और प्राकार। किले को किस प्रकार सुरक्षा मिले उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो कहा पहाड़ पे बनाओ, गिली दुर्ग बनाओ, या फिर उसको प्राकार से सुशोभित बनाओ। तो गिरी दुर्ग के संबंध में पहले बताते हैं कि पर्वत दुर्ग या गिरी दुर्ग वह है जिस पर चढ़ना दुर्गम है, जो छेनी से काट काट कर समतल कर बनाया जाता है, जल से युक्त है, वो परिखा बनाते हैं बाहर उसके। फिर भूमूल दुर्ग को कहते हैं जहाँ कांटे वाले वृक्ष हों, जलाशय हो, वन हो, जो वन दुर्ग पहले कहा, उसमें प्रवेश के गुप्त मार्ग हो, सुरंग आदि बनी हो, ऐसी भूमि को मूल दुर्ग कहा है। ये वन दुर्ग भी कहा है। उसके बाद जल दुर्ग का वर्णन है। कहते हैं कि जहाँ पर मीठे जल वाले द्वीपों से अगाध जल भरा हो, चारों तरफ जो है वाटर बॉडीज हो, उसके बाहर सुंदर स्थान दिखाई देता हो, ऐसी भूमि जल दुर्ग के लिए उपयुक्त है। फिर पुनः वो नगर के लिए उत्तम भूमि का वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 40। स्निग्ध, सारभूत, शुद्ध प्रदक्षिण जलाशय से सुशोभित, चारों ओर जिसमें जलाशय हो या क्लॉकवाइज पानी बहता हो, पानी बहुतायत में उपलब्ध हो, प्रदक्षिण क्रम से जल बहता हो क्लॉकवाइज, बहुत पानी वाली हो, वनों से सघन ढकी हुई हो, जिसका स्लोप, जिसका झुकाव उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। उसके बाद कहते हैं कि दूब, औषधि, मुंज, कुरंद, कुश, वलकल जहाँ चारों ओर हो, मीठे और साफ पानी के जलाशय हो, पानी जो है वो पीने का पानी उपलब्ध हो, वास्तु, यज्ञ, मंदिर, आराम, उद्यान आदि की सामग्री पाई जाती हो, तालाब और वापी के स्थान हो जहाँ पर वाहन आराम से चल सके, जहाँ मिथुन करने के लिए रतिप्रद स्थान हो, ऐसी भूमि नगर के लिए शुभ बताई गई। तो ये अपन ने देखा कि किस प्रकार की भूमि नगर के लिए शुभ है। उसके पश्चात गंध अनुसार शुभ भूमि का वर्णन करते हैं। देखो, चाहे अपन उसको फ्लावर थेरेपी कुछ होती होगी, फ्लावर बेस्ड थेरेपी कुछ होती होगी, चाहे अरोमा थेरेपी अभी चलती है, तो उसका जो मूल है वो शास्त्र में कहाँ है, तो यहाँ मिलेगा। अपनी पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, तो केवल उसको लेकर भी कैसे करेक्शन अपन कर सकते हैं, कैसे वास्तु शोधन कर सकते हैं, उसकी अपने को यहाँ रहस्य मिल रहा है। तो यहाँ अरोमा थेरेपी या गंध के संदर्भ में कहते हैं कि जिस भूमि पर कुमकुम, अगरू, कपूर, इलायची, चंदन आदि की अलग अलग या मिश्रित सुगंध हो, ये शुभ है। जहाँ कल्हार, पाटल, कमल, मालती, चंपक, नीलकमल, इससे जो भूमि सुगंधित हो, या जल में पैदा होने वाले अन्य फूलों की वहाँ सुगंध हो, ऐसी जो भूमि है वो शुभ बताई गई। उसके बाद कहते हैं कि उसके पश्चात वर्ण कह लो, प्रोफेशन कह लो, उसके लिए कैसी कैसी भूमि शुभ है उसके संदर्भ में कहते हैं। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, शहद, घी इनके समान गंध वाली हो, शराब, माधवी, गज, तासव इनके समान गंध वाली हो, शाली पिष्टक के समान गंध वाली, धान्य के समान गंध वाली भूमि सभी वर्ण के लिए शुभ बताई गई। तो ये वर्ण के अनुसार कैसी क्वालिटी हमको डेवलप करना है, यदि एरोमा थेरेपी की बात करें कि किस गंध से, इसको एक भाव प्रकाश निघंटु नामक ग्रंथ है, आयुर्वेद का ग्रंथ है, भाव प्रकाश निघंटु। उसमें जितने यहाँ ये जो नाम आए फूल के, गंध के, उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि किस प्रकार की गंध के क्या प्रभाव होते हैं। तो उससे अपन कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि इंटेलेक्ट के लिए कौन सी गंध शुभ है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कौन सी गंध शुभ है, बिजनेस की टेंडेंसीज कौन सी गंध या अरोमा इन्हांस करती है। एक और ग्रंथ है, उसका नाम है वाराही संहिता, वृहद संहिता। उसमें 1,76,720 प्रकार की गंध बताई है, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से।
कि कौन सी गंध ड्राइंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए, किचन के लिए किस प्रकार की गंध उपयुक्त है। तो वास्तु के जो ये ग्रंथ हैं अपने, इनमें पूरा का पूरा अरोमा थेरेपी का भी डिस्क्रिप्शन अपने को प्राप्त होता है। और गंध ऐसी है कि वो सूंघते से ही तुरंत उसका प्रभाव, यानी बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स आते हैं। वो एरोमा थेरेपी का उपयोग अपन अगरबत्ती के माध्यम से कर सकते हैं, परफ्यूम के माध्यम से कर सकते हैं, इत्र के माध्यम से कर सकते हैं। अनेक माध्यम अपने पास उपलब्ध हैं। जैसी अपनी दृष्टि हो उसके अनुसार अपन उसका उपयोग वास्तु करेक्शन में भी कर सकते हैं। फिर यहाँ कलर्स के थ्रू बताया। वास्तुशास्त्र में क्या है कि सारी सांकेतिक रूप से चीज़ों को कहा है। अब कोई प्रॉपर्टी इन्हांस करना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, तो किस कलर से इन्हांस होती है? तो कहा सफ़ेद, लाल, पीली और काले रंग की भूमि क्रम से ब्राह्मण आदि वर्ण के लिए शुभ बताई गई। इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज इन्हांस करना हो तो इंटीरियर के अंदर व्हाइट कलर को यूज़ करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी इन्हांस करना हो तो रेड कलर को यूज़ करना है, बॉर्डर्स में, लीपिंग्स में, है ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, ताकि उसका प्रॉपर एक्सपोजर मिले। ओवरडोज होगा यही रेड कलर तो क्रोध कराएगा, गुस्सा दिलाएगा। प्रॉपर यूज़ करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करेगा। उसके बाद पीला लिखा है, पीले को हमेशा अपन गोल्डन समझना, सुनहरा समझना। तो सुनहरे रंग का प्रयोग जब उचित मात्रा में अपन आंतरिक सज्जा में करेंगे, इंटीरियर डेकोरेशन में करेंगे, तो बिजनेस टेंडेंसीज इन्हांस होंगी, व्यावसायिक गुण बढ़ेंगे। फिर वो ग्रे कह लो, काला कह लो, उस कलर को शूद्र के लिए बताए। इसी प्रकार फूड के थ्रू, भोजन के थ्रू कैसे अपन करेक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, ये श्लोक क्रमांक 49 में बताया, 49 में कहा मीठी, कषाय, तिक्त और कटु, इस प्रकार की भूमि जो है वो ब्राह्मण आदि वर्ण के लिए शुभ बताई गई है। और मीठे स्वाद वाली भूमि सभी के लिए शुभ है। यानी जितना भी ये भोजन है, भोजन मतलब फूड, जितने खाने के पदार्थ ऐसा भी कह लो, वो जो मीठे हैं वो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करते हैं। जो हरड़ के समान स्वाद वाले हैं, कषाय है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करते हैं। ये भोजन के थ्रू करेक्शन, भोजन मतलब फूड, पदार्थ, भोज्य पदार्थ, रस। जो तिक्त है, नींब के समान, जो अम्लीय स्वाद वाला जितने भी पदार्थ हैं, वो बिजनेस टेंडेंसीज को इन्हांस करते हैं, खट्टा भोजन कह लो। और कटु जो है वो सर्वेंट्स क्वालिटीज़ को इन्हांस करता है। भारत में भी आप देखोगे जहाँ की जैसी फूड हैबिट्स है, वहाँ के व्यक्तियों में वो प्रॉपर्टी कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, वो सामान्य रूप से पाई जाती है, स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। गुजरात का व्यक्ति है, वो पूरे उसमें बिजनेस में बहुत सफल है, आगे है। उसका एक बहुत बड़ा रहस्य यहाँ भोजन में भी, उनके स्वाद में भी छुपा हुआ है। खट्टा मीठा भोजन करते हैं। तो ब्राह्मणों और वैश्य वाले वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को वो लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कैसे ये फूड हैबिट्स पूरे अपने वास्तु को कह लो, स्वभाव को कह लो, वो परिवर्तित करने में सक्षम है। ये करेक्शन के उपाय भी हैं। यही सांकेतिक रूप से अपने को मिलते हैं कि कैसे फूड के थ्रू, जैसे खट्टा भोजन बताना है, किसी को वैश्योचित गुण विकसित कराना है, तो एक को अपन कह सकते हैं कि आप जो है वो नींबू का प्रयोग करो, एक को कह सकते हैं कि आम का अचार खाओ, एक को कह सकते हैं कि अमचूर खाओ। यदि प्रोफेशनली सीक्रेसी रखना है तो उसको सीधे सीधे खटाई ना कह के अपन ने विभिन्न खट्टे पदार्थ बता दिए। किसी को कहा आप आंवले का सेवन करो, किसी को कहा बोर का सेवन करो। तो इस प्रकार से भी वो प्रॉपर्टीज डेवलप हो सकती है। अब कहते हैं कि स्पर्श के अनुसार पंच ज्ञानेंद्रिय की बात चल रही है, त्वचा की बात चल रही है। तो त्वचा से हमको ठंडा, गर्म, कड़क, नर्म ये महसूस होता है। तो कहते हैं अब देखो, जो भूमि गर्मी में ठंडी और ठंड में गर्म मालूम हो, और वर्षा में ठंडी गर्म दोनों मालूम हो, वो भूमि शुभ है। शुभ है, निवास के लिए शुभ है, रहने के लिए शुभ है। उसके बाद कहते हैं मृदंग, वीणा, बांसुरी, नगाड़े के समान जो ध्वनि करती है वो भूमि शुभ है। हाथी, घोड़े, समुद्र के समान भी जिसकी ध्वनि होती है वो भूमि भी शुभ है। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियों के आधार पर
शुभ भूमि के लक्षण का वर्णन किया। तात्पर्य क्या है कि जब भी कभी नगर नियोजन करेंगे या मान लो मकान भी बनाएंगे तो ये भूमि परीक्षण में सांकेतिक रूप से बहुत सारी बातें, रंग के आधार पर, गंध के आधार पर, स्वाद के आधार पर भी वास्तु करेक्शन बताया है। तो सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के लगभग 51 श्लोक, 51 श्लोक को अपन ने देखा और आगे के श्लोक अपन आगामी पाठ में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और यदि लास्ट लेसन, पिछला जो पाठ नंबर 11 था, वो आपको न प्राप्त हुआ हो तो YouTube में ये जो अपना डिस्क्रिप्शन है इस लेसन का, उसमें उसकी लिंक दी हुई है। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। ये सारे ग्रंथ अपने पास उपलब्ध हैं, चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो, मानसार हो, महिमत हो, मनुष्यालय चंद्रिका हो, कोर्स बुक भी है अपनी। तो जो भी उस तरीके से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। अपना सदस्यता भी अपन ने आरंभ कर रखी है, बहुत नॉमिनल चार्जेस में सदस्यता है और उसके साथ में ये पूरा पैकेज कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। उसमें बहुत सारी किताबें भी हैं, जियोजेब्रा की फाइल्स भी हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।